Hello student, today we will see the poem Have You Ever Seen? It is taken from the English textbook Kumar Bharti, which is prescribed for 9th standard. I explain you in Hindi line to line. Okay? See, the poet makes a beautiful usage of homographs, two words that have the same spelling but have different meaning and puns. Thus, the poet in the poem uses his imagination to describe homographs in a humorous tone. Is it? In a humorous tone. And he conveys a message that things which are spelled the same are actually different in meaning and usage. Okay? Let us start. Have you ever seen? क्या आपने कभी देखा है? Written by anonyms means poet has not given his name. Here poet has not given his name who has written this. It is very funny and beautiful poem. See, have you ever seen a sheet on a river bed? क्या आपने कभी रिवर के ऊपर बेड देखा है? एक्चुअली रिवर बेड के ऊपर शीट, जैसा देखो अभी बेड का मीनिंग यहाँ पे ड्यू लिया गया है. हमारे घर में बेड यानी बिस्तरा होता है, उस पर हम शीट बिछाते हैं, चादर बिछाते हैं. तो कभी पूछ रहा है क्या आपने कभी नदी किनारे, नदी का जो एरिया है, हम बोलते हैं नदी का किनारा, उसे बेड कहते हैं, रिवर बेड, तो उसके ऊपर आपने कभी शीट बिछी हुई देखी है? नहीं. In almost the whole poem, poet has asked you the questions, and homograph is used. Most of the word used as a homograph or a single hair from a hammer's head. क्या आपने कभी हथौड़े के सर पे बाल देखे हैं? अब देखो यहाँ पे कवि ने क्या किया है कि पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया है. पर्सोनिफिकेशन मीन्स पर्सोनिफाइड आइडियाज़ आर यूज्ड. देखो ह्यूमन बीइंग्स को जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं, जो मूवमेंट वह करती है, उस चीज़ों को, उस ह्यूमन बीइंग के पार्ट को इनएनिमेट ऑब्जेक्ट से कंपेयर करना या उसको उससे जोड़ना, यानी पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया जाता है. इज इट? अब देखो यहाँ पे ह्यूमन के सर पे बाल होते हैं, हथौड़े के सर पे रहेंगे क्या? नहीं. हैज़ द पोएट ऑफ अ माउंटेन हैज़ द फुट ऑफ अ माउंटेन एनी टोज? क्या माउंटेन के पहाड़ के पैर को टोज है क्या? टोज यानी सामने की जो उंगलियां रहती है. एक्चुअली फुट किस हिसाब से यूज़ किया गया है कि माउंटेन का निचला हिस्सा बेस कहेंगे हम, पहाड़ों का जो बेस रहता है वह आम्ही म्हणतो ना पहाडाच्या पायथ्याशी, तसं फुट. हैज़ द फुट ऑफ अ माउंटेन एनी टोज? क्या उस पहाड़ के बेस को कोई पैर है, कोई उंगलियां है, उसके पैर को कोई उंगलियां है, जैसे ह्यूमन बीइंग्स के होती है. ह्यूमन बीइंग्स उसके बेस पे आगे चलता है और उसकी ही बेस पे, अपने पैरों के उंगलियों के बेस पे वह खड़ा रहता है. एंड इज देयर अ पेयर ऑफ अ गार्डन होस? क्या कभी गार्डन में जो फ्लेक्सिबल पाइप रहता है जिससे पानी देता है माली, उसकी पेयर आपने कभी देखी है? उसकी पेयर होती है क्या? एक्चुअली होस किसके लिए यूज़ करते हैं? जो सॉक्स की जोड़ी होती है ना, वो होस रहता है. लेकिन यहाँ पे कवि ने उसका डबल मीनिंग लिया है, फ्लेक्सिबल पाइप की पेयर. डज द नीडल ईवर विंक इट्स आई? अब देखो नीडल, सुई को आँख होती है, ह्यूमन बीइंग्स को आँख होती है, लेकिन उसका जो होल है उसको सुई की आँख करके लिया गया है. क्या कभी वो विंक करती है क्या? नहीं. लेकिन ह्यूमन बीइंग्स की आँख विंक करती है. तो आई का इस्तेमाल ह्यूमन बीइंग्स के लिए भी और नीडल के लिए भी. वाई डजेंट द विंग ऑफ अ बिल्डिंग फ्लाई? अब देखो बिल्डिंग का विंग ए, विंग बी, विंग सी, ऐसे उसको पार्ट दिए जाते हैं बिल्डिंग को. तो और विंग्स ये पक्षियों को होते है ना, पंछियों को होते. पंछी जो है वह अपने विंग के बल पर उड़ता है.
तो कवि ने पूछा है, जब आप बिल्डिंग को विंग ए विंग बी विंग से नाम दे रहे हो तो क्या इमारत का कोई हिस्सा उड़ता है क्या? कैन यू टिकल द रिब्स ऑफ अ पैरासोल? क्या आपने कभी अम्ब्रेला के, पैरासोल यानी अम्ब्रेला, उसके रिब्स को टिकल किया है, गुदगुली किया है, हाथ लगाया है, स्पर्श किया है? रिब्स यानी देखो बारीक बारीक लोहे की सलाखों से अम्ब्रेला जो रहता है उसको सपोर्टिव पिंजरा बनाया जाता है, उसको सपोर्ट करता है वो कपड़े को। ऐसे ह्यूमन बींग्स का रहता है। ह्यूमन बींग्स के अंदर जो रिब्स रहती है, हड्डियों का ढांचा रहता है, वो आप सभी को पता है। और ओपन अ ट्रंक ऑफ अ ट्री एट ऑल, ओपन अ ट्रंक, ट्रंक पेड़ का जो बूंदा रहता है, पेड़ का पार्ट ऑफ अ ट्री, उसको ट्रंक कहते हैं। क्या आपने कभी खोल के देखा है? एक्चुअली हमारे पास जो ट्रंक रहती है उसे बॉक्स कहते हैं, पेटी कहते हैं, हम उसको खोलते हैं। तो कभी पूछ रहा है क्या आपने उसको कभी खोला है? अब पेड़ के ट्रंक को खोलना कहा गया है, जो हमारे पास ट्रंक रहता है हम उसे ट्रंक कहते हैं, इसलिए कवि ने कहा है कि आपने उसको कभी खोला है, फिर हम उसको ट्रंक कहते हैं। आर द टीथ ऑफ अ रेक ईवर गोइंग टू बाइट? क्या कभी रेक के जो टीथ है, दांत दांत है, वो उन्होंने आपको उसने कभी आपको बाइट किया है क्या? रेक यानी एक खेत में काम करने के लिए एक टूल बनाया जाता है। अब ये रेक में भी ऐसे ही रहता है कि रॉड, पतले पतले लोहे के आयरन रॉड से दांत बनाए जाते हैं और उस दांत को थोड़ा टर्न अप करके, यानी उस लोहे को टर्न अप करके उसके दांत बनाए जाते हैं और लॉन्ग लकड़ी से उसको बांध दिया जाता है। तो उससे कचरा वगैरह उठाने का काम करते हैं, यानी और भी कुछ खेत के काम किए जाते हैं। उसने कभी आपको काटा है क्या? नहीं, बाइट यानी काटना। दांत से कैसे हम काटते हैं, लेकिन दांत ये काटने के काम आते हैं, लेकिन उसके दांत कभी हमें हार्म पहुंचाते हैं क्या? नहीं। हैव द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एनी लेफ्ट और राइट? वॉच को कभी लेफ्ट और राइट हैंड आपने देखे है क्या? एक्चुअली उसके अंदर वो दो पॉइंटर है, एक मिनट काटा और आवर का काटा, लेकिन कवि ने उसको देखो हैंड्स करके इस्तेमाल किया है, क्योंकि हम देखते हैं कि लेफ़्ट और राइट उसमें काटे हैंड ये होते हैं, एक्चुअली काटे होते हैं, उसको लेफ़्ट और राइट उन्होंने हैंड कहा है। कैन द गार्डन प्लॉट बी द डीप एंड डार्क? गार्डन का, बगीचे का जो प्लॉट है, मीन्स अंदर का जो इंटीरियर एरिया है, वो डीप और डार्क है क्या? बहुत घना और इंटीरियर में डेंजरस है क्या? एंड व्हाट इज़ द साउंड ऑफ बर्च बार्क? और बर्च नाम की जो ट्री है, पेड़ है, उसका साउंड कैसा आता है जब वो हवा जोरों की आती है? तो बार्क की तरह आता है क्या? बार्क आपको पता है कि साउंड ऑफ मेड अप ऑफ द डॉग, यह भौंकना होता है बार्क, तो उसकी तरह आता है क्या? ये बर्च नाम का जो पेड़ है, उस उसका साउंड बार्किंग की तरह होता है क्या? ओके, आई होप you understood this poem, because a writer has used here lot of homograph in a very funny way. What is the aim behind this? Students should understood this in a funny way. Okay, thank you all of you.